चूँकि आपका एग्ज़ाम है और बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, तो इसमें हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। सबसे पहले हम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एमीन चैप्टर में। तो एमीन चैप्टर में मस्टर्ड ऑयल एफटीएम, जैसे कि नाम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एमीन लेते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड, मरकरी क्लोराइड की प्रेजेंस में RnCS बनाते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, राइट। तो बच्चों हम इसको याद कैसे करें? हम इसका एक तरीका है, हमने इस एमीन को रोज नेहा से याद करते हैं हम। नेहा ने क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड से केस को हम जोड़ते हैं। नेहा ने अपने केसों में मरी कलर लगाया और वो कौन से स्कूल गई? RnCS स्कूल गई, है ना बच्चों। काफ़ी इजी हुआ ना, इससे आपने याद कर लिया। अच्छा, जब आप एक रिएक्शन पढ़ते हैं तो केवल आप रिएक्शन नहीं पढ़ते, बल्कि उसके तमाम प्रकार के सत्य असत्य हो गए, ट्रू फॉल्स, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से कोई एक सही जोड़ी कहीं भी आ सकता है। हो सकता पूछ सकता है मस्टर्ड ऑयल एफटीएम में जो बनने वाला उत्पाद कौन सा होता है ना, राइट। क्रियाकारा कौन सा लिया जाता है, या एल्किल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या है ना। इसमें इसे अपन मस्टर्ड ऑयल एफटीएम कहते हैं। तो कई प्रकार के क्वेश्चन अपने तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कार्बोलेमिन एफटीएम देखते हैं, इसको भी हम वैसे ही याद करेंगे। RnS2 को रोज नेहा। अब नेहा ने क्या किया, अब नेहा ने दूसरी सीसी उठा ली। अभी वो कौन सी सीसी उठाई थी? मरी कलर वाली सीसी उठाई थी। अब उसने क्या किया कि धोखे से उसने क्लोरोफॉर्म फ्यूज लगा लिया। इसके कारण से क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, बेहोशी आती है। इस कारण से वो कौन से स्कूल पहुंच गई? RnC स्कूल पहुंच गई, राइट। तो इससे आपको ये दोनों रिएक्शन एक साथ याद हो गई, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अपन आते हैं कोल्वे रिएक्शन में, चूंकि पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाना है मुझे, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। कोल्वे अभिक्रिया और राइमर-टीमर रिएक्शन, इस दोनों को रिएक्शन को हम ऐसे याद करेंगे। कोल्वे, इसमें फिनॉल लेते हैं, NOH HCl दोनों में लेते हैं। कोल्वे से को याद रखना, कोल से CO2 याद आएगा और CO2 से आप याद रखना COO, यानी ये कौन सी फीलिंग दे रहा है, इसमें COOH ग्रुप जुड़ जाता है, यानी सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस राइमर-टीमर रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं, NOH, क्लोरोफॉर्म और HCl, इसमें बनने वाला जो CCl2 बनता है मीडिएटर, और सैलिसिल एल्डिहाइड निकल जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है इसमें। तो उसको याद कैसे रखेंगे? फिनॉल से फुल्लू याद रखना। फुल्लू ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl और क्लोरोफॉर्म फुल्लू को पिला दिया गया। इस कारण से फुल्लू किसमें बदल गई? फुल्लू हाइड हो गई, सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट। इसके बाद एल्डोल, जैसे कि आपको याद भी है, ऑल जुड़ा है, अल्कोहल एल्डिहाइड, या इसमें अल्कोहल ग्रुप बनता है। इसमें क्या होता है, एल्डोल में क्या होता है, मेथिल एल्डिहाइड हम लेते हैं 10% CH2CO सूत्र किए हैं। O को ऊपर भेज दो माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें CH2 आ जाएगा, इस H को यहाँ भेजो, इस तरह से बना। आगे आप हीट करेंगे तो सिरेमिक एल्डिहाइड बनता है, ये कहलाता है एल्डोल। कहने जा रहा हूँ ना, तो बताता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले ग्रुप नहीं होते, यानी इसमें फॉर्मल्डिहाइड हम लेते हैं। और इसमें सोडियम साल्ट, एक यूनिट सोडियम साल्ट में यानी ऑक्सीडाइज होती है और एक यूनिट प्रोड्यूस होती है और अल्कोहल बनता है। अब बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक्स है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी एल्डिहाइड बनते हैं केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, पूरी रिएक्शंस में आ जाएंगे। गुड वर्ड है एस रोजर। एस रोजर एक बेहतरीन खिलाड़ी था, उसके नाम से है। एस रोजर से आप याद रखें, एस से स्टीफन रिएक्शन में भी एल्डिहाइड बनता है, रोजनमुंड में, आर मतलब रोजनमुंड में एल्डिहाइड बनता है। इसके बाद गाटरमैन, G गाटरमैन एफटीआर में भी एल्डिहाइड बनता है। E इटार्ड एफटीआर में भी एल्डिहाइड बनता है। और राइमर-टीमर रिएक्शन, जो कि हम पहले देख चुके हैं, इसमें भी बच्चों एल्डिहाइड बनता है। ये वो रिएक्शन। इसके बाद पार्किन एफटीआर, सिनेमिक एसिड बनता है। और ये तमाम सैंडमेयर एफटीआर, सैंडल वाली। इसके बाद पार्किन एफटीआर, राइमर-टीमर एफटीआर, ये वो रिएक्शन है बच्चों जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है और अगेन बार आती है। इस बार भी डेफिनेटली ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब हम शुरू से हम
फर्स्ट रिवीजन करते हैं शुरू से चैप्टर। पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बच्चों आप पढ़ लेना एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन्हें क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवधवन आ जाएगा, राउट का नियम आ जाएगा, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक बढ़ जाना, हिमांक में कमी आ जाना। अब अवस्थित विलय मिलाने के बाद राउट का नियम आ जाता है यहाँ पे, नॉर्मलता, मोलरता मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हेनरी का नियम यहाँ से बनता है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यदि आप चलें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखते हैं कि मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता। मोलर चालकता क्या, 1 लीटर विलयन में यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट हम मिला लें तो उसकी जो चालकता होगी मोलर चालकता होगी। तुल्यांक की चालकता 1 लीटर में विलयन में यदि हम एक तुल्यांक विलय इलेक्ट्रोलाइट के मिला दें तो उसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांक की चालकता होगी। इसके बाद आप ये देखते हैं कोलरास का नियम आता है। विद्युत अपघट्ट की चालकता जो है वो प्लस और माइनस दोनों के मान पर डिपेंड करती है, तो कोलरास के नियम का प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संचार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला होता है Fe2O3 आप जानते हैं संचार के लिए लोहे का होना जरूरी है। क्या कभी प्लास्टिक में जंग लगी है? नहीं, आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा, पानी होगा, उस कारण से जंग लगती है। तो कोरिजन से भी क्वेश्चंस बन जाया करते हैं और विद्युत अपघट्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके नियम जो है उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप ये देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है किस गति से रिएक्शन होती है, कितना टाइम लगता है, इसको जानना केमिकल काइनेटिक कहलाती है। तो यहाँ से बच्चों आपको ऑर्डर से क्वेश्चंस बनेंगे। अर्धायुकाल, हाफ लाइफ पीरियड बनता है क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है टी हाफ का 0.693/K। टी का मान निकाल के रखते हैं और टी हाफ किसी भी रिएक्शन का अर्धायुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड हम गेन कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की प्रक्रिया, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। राइट, केमिकल काइनेटिक्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हेलोरिक एंड हेलोरिन, इसमें से SN1 SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN1 SN2 अभिक्रिया से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो कि बहुत इजी है। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटन बनता है और फिर एल्कोहल बन जाता है। इसमें एक ही स्टेप में SN2 में रिएक्शन होती है, इसे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप आगे आते हैं एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम देख चुके हैं, जैसे एल्डोल रिएक्शन हो गई, केनोजाल रिएक्शन हो गई, पार्किन रिएक्शन हो गई, तो एल्डिहाइड से भी रिएक्शन बनते हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है, क्योंकि एस दे पाता है इसलिए ये एसिड है। इसके बाद अपना चैप्टर आता है एमीन। अच्छा, एल्कोहल भी बनता है, एल्कोहल से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय के एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है बहुत ज़्यादा एसिड होता है, एसिडिक होता है, जबकि फिनॉल जो है एसिडिक नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि फिनॉल में बच्चों लोन पेयर में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, इसलिए ये एसिडिक नेचर नहीं रखता, जबकि अल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी देखते हैं। इसके बाद हम आगे एमीन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन कौन सा बेसिक है ना, चूंकि लोन पेयर दे पाते हैं इसलिए बेसिक होते हैं। इसमें डिफरेंस आ जाता है, एल्कोहल फिनॉल में अंतर आ जाता है। राइट, आगे और बढ़े अपन तो कार्बोहाइड्रेट अपना दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोटीन से क्वेश्चंस बनते हैं, डीएनए आरएनए से क्वेश्चन बनते हैं। डीएनए बहुत सिंपल है, जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं वो डीएनए है, और आरएनए जो है तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बच्चों 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में वृद्धि करता है, विटामिन जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर जो है वो बहुत ईजी है और बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। हाँ, याद आया, इसके बाद अपन आते हैं संक्रमण तत्वों से भी क्वेश्चन बनते हैं। डी ब्लॉक क्वेश्चंस आते हैं, संक्रमण तत्व से क्वेश्चन आते हैं, और ये आ जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो संक्रमण तत्व में क्यों नहीं आते, क्योंकि डी ब्लॉक अर्धपूरित नहीं होते इसलिए संक्रमण तत्व नहीं आते। कई बार इनके क्वेश्चन आते हैं कि ये अनुचित के व्यवहार क्यों करते हैं, ये कलर क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें डी ब्लॉक में खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ब्लॉक अर्धपूरित होता है, इस कारण से ये क्या करते हैं, अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं और ये कलर शो करते हैं। इसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड बहुत ईजी है, रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं। लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद आता है एक्टिनाइड, आता है एक्टिनाइड, 2 तब तक तो होते हैं।
तो लेंथेनाइड से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, इसका 100% लेंथेनाइड या डी एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आना है। लेंथ लिख लीजिए, लेंथेनाइड या डी एफ ब्लॉक, और एक संक्रमण तत्व हो गया। इसके बाद आपका उपसैसियोजी रसायन। उपसैसियोजी रसायन में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तुक लवण और संकुल लवण से क्वेश्चन बन जाते हैं। तुक लवण में पढ़ कर आगे संकुल लवण में K4 Fe Cyanide 6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। बच्चों इसको अपन लिखेंगे, फेरेट का सेकंड ऑक्सीकरण स्टेट होता है। उपसैचुरेशन संख्या क्या होती है, जितने लिगेंड लगे होते हैं। इसके बाद बर्नर का संयोजकता ने क्या प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को बारे में बताया था। प्राथमिक संयोजकता कौन है, बाहरी संयोजकता है। द्वितीयक कौन है, जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, द्वितीयक संयोजकता है। और इसके बाद इसके आईयूपीएसी नाम आएंगे बच्चों, डेफिनेटली आपको आईयूपीएसी नाम आएंगे, बहुत अच्छी है उन नामों को लिखना। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको लिखना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, लिखना है। आपको ये समझना है, जो रिएक्शन आती है तो आपको ये पता होना कि वो रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और यही खेल है। और आईयूपीएसी नाम आपसे बनना चाहिए। आप लिख कर आएंगे, आप नहीं पता तो कोई चीज़ नहीं बनती मान लो आपसे सिर आउट करने। तो इस नियम के अनुसार तो सब में लिखोगे ना, और इस नियम को राउट का नियम कहते हैं। इतना वर्ड तो आप लिख सकते हो, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रॉस कर लोगे बच्चों। एवरीथिंग इज वेरी इजी, बट इम्पॉर्टेंट दैट योर गोल, योर कंसंट्रेशन, योर हार्ड वर्क। आप कंप्लीट स्लीपिंग लीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली आप ही सक्सेस होंगे। और डेफिनेटली मानेंगे इस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्लस 3 साल के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, सारे एमसीक्यू पढ़ के जाना है। और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।